नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी तमिलनाडु में राहुल गांधी के दौरे की। बताएंगे कि बाबुल सुप्रियो ने आखिर कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। जानेंगे कि G23 के नेताओं को कांग्रेस ने क्या दी नसीहत। किसान आंदोलन का क्या रहा दिन भर का हाल। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे स्टेशनों के होते निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोलकाता में वाम कांग्रेस गठबंधन की बड़ी रैली। अधीर रंजन चौधरी का दावा, चुनावों में टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराएंगे। इन दोनों पार्टियों का डीएनए एक। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने सीएम उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा। टिकटॉक स्टार मामले में आया था संजय राठौड़ का नाम। मंत्री के इस्तीफे को लेकर उद्धव सरकार पर था दबाव। पुदुचेरी में बीजेपी की रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यदि युवाओं ने दिया एनडीए को वोट तो पुदुचेरी में 40% से नीचे लेकर आएंगे बेरोजगारी दर। 2021 में इसरो के नाम जुड़ी बड़ी कामयाबी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 की सफल लॉन्चिंग। 19 सैटेलाइट्स को पहुंचाया अंतरिक्ष की कक्षाओं में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की बड़ी छलांग। बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 8 स्थानों पर पहुंचे। गेंदबाजी की सूचना में अश्विन पहुंचे तीसरे स्थान पर। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। तमिलनाडु समेत 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान होगा। चुनावी तारीखें घोषित होते ही राज्य में बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी रविवार को तमिलनाडु दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी बात कही। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव सभी पार्टियों के लिए खास है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि इन चुनावों में जीत से उसके सिमटे जनाधार को बढ़त मिलेगी। इसलिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां तिरुनेलवेली के एक कॉलेज में शिक्षकों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसे शख्स से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को दबाने की नीति पर चल रहा है। हम ऐसे लोगों से पहले भी लड़ चुके हैं। हम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों से लड़ चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ब्रिटिश हुकूमत की तुलना में मोदी क्या है? इस देश के लोगों ने अंग्रेजों को वापस उनके देश भेज दिया। उसी तरीके से हम लोग इन्हें यानी नरेंद्र मोदी को भी नागपुर भेज देंगे। हम ये काम पूरी तरह से शांत रहकर करेंगे। वे हमारे साथ जो कर सकते हैं करें, हम उनकी तरह व्यवहार नहीं करेंगे। यानी साफ है, कांग्रेस की सरकार बनने पर कई नीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शिक्षा केवल अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए होनी चाहिए। अगर हम सत्ता में आते हैं तो गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के मुद्दों पर भी बात की और कहा कि कोई भी समाज महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किए बिना सफल नहीं हो सकता। लेकिन अब देखना है कि राहुल गांधी की कोशिश कितनी सफल होती है। चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी जहां बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी नेता का एक ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है। देखिए रिपोर्ट में। जब जब चुनाव आते हैं तब तब देश के नेता अपने बयानों के द्वारा दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगते हैं। अभी भी चुनावों का दौर है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आने वाले दिनों में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं और सभी दलों की नजरें खासतौर से पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, जहां 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। यहां भाजपा अपना राज कायम करने के लिए हर संभव पैंतरे अपना रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक और ट्विटर पर ममता बनर्जी का एक मीम शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। इस मीम में एक तस्वीर थी जिसमें ऊपर ममता बनर्जी की फोटो थी और उसके कैप्शन में लिखा था, मैं बंगाल की बेटी हूँ। इसके नीचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एक हाथ जोड़े हुए तस्वीर थी जिसके साथ लिखा था, बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे।
अपने ट्वीट में बाबुल सुप्रियो ने बताया था कि ये मीम बीजेपी की आसनसोल जिला यूनिट ने किया था और इसी मीम को शेयर करते हुए कैप्शन में बाबुल सुप्रियो ने लिखा था, कर ही देंगे इस बार विदा। चूंकि इस मीम के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए बेटी शब्द का प्रयोग किया गया था तो हंगामा होना तो तय था ही। इस ट्वीट को लेकर तृणमूल समर्थकों के अलावा बड़ी संख्या में लोग बाबुल की आलोचना करने लगे। सिर्फ आलोचना ही नहीं हुई बल्कि ट्विटर पर अपनी पोस्ट के खिलाफ बंगलानी जेल में ये के चाय ट्रेंड करने लगा। इसका अर्थ होता है बंगाल अपनी ही बेटी चाहता है। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पंजा ने बाबुल सुप्रियो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाबुल सुप्रियो जी, मुझे देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता हो रही है। यदि जनप्रतिनिधि ही इस तरह की पितृसत्तात्मक बातें करेंगे तो क्या होगा। मैं बेहद अचंभित हूँ कि बीजेपी इस तरह महिला और पुरुषों के बीच अंतर करती है। बाबुल को पार्टी में भी समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने ही ट्वीट को डिलीट कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला रही है, वहीं बीजेपी के नेता द्वारा इस तरह के मीम शेयर करना वाकई शर्मनाक है। बंगाल में चुनाव काफी नजदीक हैं और बीजेपी अब बंगाल जीतने के लिए क्या नया पैंतरा अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी नेता जहां अपनी ही पार्टी की परेशानी बढ़ा रहे हैं तो कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में लंबे समय से G23 के नेताओं का नाम चर्चा में है। ये वही नेता हैं जिन्होंने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी, लेकिन अब इनके तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने G23 के नेताओं को बड़ी नसीहत दे डाली है। तो आखिर क्या नसीहत दी है कांग्रेस ने इस नेताओं को, देखिए रिपोर्ट। बीते दिन घाटी में शांति सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल रहे, लेकिन इन नेताओं के तेवर देखते हुए कांग्रेस में बड़ी टूट होने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इन नेताओं को बड़ी नसीहत दे डाली। दरअसल कांग्रेस में पिछले कई समय से कुछ नेता बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके मद्देनजर उन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बदलाव की मांग करते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में 23 लोगों के हस्ताक्षर थे, जिसके बाद इनके समूह को G23 का नाम दिया गया और शनिवार को घाटी में यही नेता जमा हुए, जिसके बाद इन नेताओं के जमावड़े पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है, हम यहाँ जमा हुए हैं, हमें पार्टी को मजबूत करना है। कपिल सिब्बल के साथ ही इस सम्मेलन में आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लेकिन अब कांग्रेस ने इन नेताओं के इस तेवर को देखते हुए कड़ी नसीहत दे डाली है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा तभी मानी जाएगी जब वे इसी तरह की सक्रियता दिखाते हुए चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस नसीहत के साथ ही पार्टी ने उन्हें यह भी याद दिलाया है कि पिछले 30 से 40 सालों में उसने उनको क्या क्या दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये नसीहत देना स्वाभाविक है, क्योंकि इस शांति सम्मेलन के मंच पर लगे बैनर में सिर्फ गुलाम नबी आजाद की फोटो थी, जो पार्टी में होने वाले किसी बड़ी टूट की ओर इशारा करती है। अब पार्टी की निगाहें इन नेताओं के अगले कदम पर लगी हुई हैं। साथ ही G23 के नेताओं पर पार्टी की इस नसीहत का कितना असर पड़ेगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। कांग्रेस अपने बागी नेताओं से कह रही है कि यदि निष्ठा दिखानी है तो पार्टी के चुनावों में मदद करें, लेकिन किसानों की मदद कौन करेगा, क्योंकि उनके आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए सरकार पर दबाव डालने के लिए किसानों ने अपने आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। सरकार जनता का दर्द समझने की बात कहती है, सरकार जनता की परेशानियों को कम करने की बात कहती है, लेकिन सरकार की इन तमाम बातों के बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 महीने से ज्यादा समय से बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार को किसानों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा, सरकार को किसानों की परेशानी क्यों नहीं समझ आ रही। किसान नए कृषि कानून के विरोध में 94 दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं। किसानों की सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन इन बातचीतों पर कोई बात नहीं बनी और अब तो सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में किसान अपने आंदोलन को धार देने में जुट गए हैं, जिसके मद्देनजर किसान अब देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायतें कर रहे हैं, पंचायतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी अब आज यानी 28 फरवरी से 22 मार्च तक का प्रोग्राम करने की तैयारी कर चुके हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए वो उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक महापंचायतें और रैलियां करेंगे, ताकि इन सबसे सरकार पर दबाव बन सके। जहां किसान आंदोलन में लामबंदी कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए सरकार को घेर रहा है। और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास कराया है।
इस कानून के चलते सबकी खेती इन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अब इन सब के बाद सरकार इस मुद्दे पर आखिर कब तक अपने अड़ियल रुख पर कायम रहती है, ये समय आने के साथ ही पता चलेगा। किसानों के आंदोलन से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। वैसे परेशानी तो बीजेपी की असम में भी बढ़ चुकी है। दरअसल असम में 126 सीटों के लिए 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में पार्टियों की जनता को साधने की रणनीति भी तेज होती जा रही है। लेकिन चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ ही बीजेपी की राज्य में परेशानी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के असम में परेशानी बढ़ गई है। ये परेशानी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने बढ़ाई है। दरअसल बीपीएफ के अध्यक्ष हग्रमा मोहिलीरे ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि असम में बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि राज्य में कांग्रेस का पहले से ही 5 पार्टियों के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और आंचलिक गण मोर्चा यानी एजीएम शामिल है। इस महागठबंधन के ऐलान पर असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पहले ही ये कहा था कि असम की दूसरी पार्टियों के लिए भी दरवाजा खुला है। लेकिन अब इस गठबंधन में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के भी शामिल होने से चुनाव में सक्रियता बढ़ जाएगी। वहीं विधानसभा चुनाव 2016 की अगर बात करें तो तब कांग्रेस के पास 20 सीटें थी। इसके साथ ही एआईयूडीएफ के पास 14, बीजेपी के पास 60, असम गण संग्राम परिषद के पास 13, निर्दलीय 1 तो वहीं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के पास 12 सीटें थी। पिछला चुनाव बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब मोहिलीरे ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी घोषणा करते हुए ये साफ कर दिया है कि बीपीएफ बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं रखेगी। अब बीपीएफ के इस फैसले के बाद बीजेपी के राज्य में चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब 7 पार्टियों के इस महागठबंधन को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये तो 2 मई को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी के लिए असम में जहां मुश्किल बढ़ गई है तो वहीं तमिलनाडु में भी बीजेपी की राह आसान नहीं है। वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बेहद कम है और वो यहाँ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके राज्य में जगह बनाने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने भी राज्य में अपनी ताकत झोंक रखी है। जहां एक तरफ वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी इशारों में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज 74वीं बार देश की जनता से मन की बात की, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान पर न किसानों का नाम आया और न ही विकास का। उनके मन से केवल चुनावी महत्वाकांक्षाएं ही झलकती नजर आईं। इसीलिए तो पीएम ने अपने जीवन के राज खोलने के साथ ही तमिलनाडु की जनता को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी एक कमी का खुलासा करते हुए कहा कि वो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को नहीं सीख पाए। ये एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी ने मुझसे एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि आप इतने साल से पीएम हैं, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई है? अपर्णा जी का सवाल जितना सहज है उतना ही मुश्किल भी। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा कि मेरी एक कमी ये रही है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। पीएम मोदी ने मन की बात में तमिल भाषा का जिक्र करके तमिलनाडु की जनता को साधने की कोशिश की है। दरअसल अप्रैल में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां 234 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी का जीतना बेहद मुश्किल है। यहां एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर है। सूबे में बीजेपी ने हमेशा से अपने कदम जमाने की कोशिश की है। दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर वो कहीं कमल खिलाने में कामयाब नहीं रही। इसीलिए वो तमिलनाडु में जीतकर दक्षिण की राजनीति में दाखिल होने की कोशिश कर रही है और पीएम मोदी की मन की बात इसी ओर इशारा करती है कि वो तमिल भाषा के सहारे जीत का ताज बीजेपी को पहनाने की जुगत में लगे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे स्टेशनों के होते निजीकरण की। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर से गुजर रही जनता को मोदी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है। एक तरफ केंद्र ने कई ट्रेनों पर पाबंदी लगा रखी है तो वहीं लोकल ट्रेन्स के किराए में इस कदर इजाफा कर दिया है कि लोगों के लिए मुफीद माने जाने वाली ट्रेनें अब मुसीबत बन गई हैं। टिकटों की कीमत आसमान छूने को तैयार है और अब केंद्र सरकार का एक और फैसला लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। देखिए ये रिपोर्ट।
भारत में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। देश की आधी से ज्यादा आबादी ट्रेनों में ही सफर करती है, लेकिन मोदी सरकार ट्रेनों के विकास को रफ्तार देने की बजाय निजीकरण को बढ़ा रही है। जी हां, रेल और रेलवे स्टेशनों को एक के बाद एक निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अब केंद्र सरकार पंजाब के लुधियाना और जम्मू के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक रेलवे की तरफ से पंजाब के अमृतसर के बाद अब लुधियाना और जम्मू के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के तहत IRSDC को सौंपने की तैयारी की जा रही है। निजी कंपनियां इन रेलवे स्टेशनों पर सुविधा देने के नाम पर कई तरह के दामों में भारी इजाफा करेगी, जिसका भार सीधे तौर पर यात्रियों की जेबों पर पड़ेगा। पहले ही मोदी सरकार कई रेलों को निजी हाथों में सौंप चुकी है और सरकार की योजना लागू हुई तो भविष्य में अधिकांश ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियां ही करेंगी, जो अपने हिसाब से ट्रेन का किराया भी तय करेंगी। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में लोगों पर किराए का बोझ पहले ही बढ़ाया जा चुका है। दरअसल भारतीय रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। लोकल और पैसेंजर ट्रेन के किराए की बात करें तो रेलवे ने इसमें 200% तक की बढ़ोतरी की है। पहले लोकल ट्रेन में 45 किलोमीटर तक का सफर करने का किराया 10 रुपए लगता था, अब इसे बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। 45 से 65 किलोमीटर तक की दूरी का सफर करने के लिए पहले 15 रुपए का टिकट कटाना पड़ता था, अब ऐसे यात्रियों को 30 से 35 रुपए तक का टिकट लेना होगा, क्योंकि एक्सप्रेस में 50 किलोमीटर तक के लिए ही 30 रुपए लगता है। इसके बाद किराया बढ़ने लगता है। इस इजाफे के बाद लोगों का सफर पहले ही मुश्किल हो गया था और अब मोदी सरकार ने निजीकरण का फैसला लेकर जनता के माथे पर शिकन ला दी है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।